28 फरवरी 2026 वह तारीख जिसने मिडल ईस्ट का पूरा इतिहास और हुलिया हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं आज के वीडियो में पूरी कहानी को। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian. आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की, एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री अटैक जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमेनी के 37 साल पुराने राज को एक झटके में ख़त्म कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कन्फर्म किया है कि यह एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसमें ईरान के रेजिम के टॉप टियर लीडरशिप को टारगेट किया गया। लेकिन दोस्तों, यह खबर सिर्फ मिसाइल्स और धमाकों तक महदूद नहीं है। यह एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मोड है जहां से वापस जाना अब नामुमकिन है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इस अटैक के टैक्टिकल पॉइंट्स क्या थे, ईरान की जनता में क्या माहौल है और इंडिया में हो रहा वो आइडियोलॉजिकल डिबेट जिसने कई पुराने नैरेटिव्स को हिलाकर रख दिया है। टैक्टिकल लेवल पर देखें तो यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब जिनेवा में चल रही न्यूक्लियर टॉक्स पूरी तरह फेल हो गई। सैटरडे की सुबह यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन, इन दोनों से लॉन्च हुए स्टेल्थ फाइटर्स ने ईरान के एयर डिफेंस को पूरी तरह चकमा देते हुए तेहरान, इस्फहान और कौम जैसे शहरों में आईआरजीसी के मेन कमांड सेंटर्स पर बॉम्ब बरसाए। सबसे बड़ा टारगेट था खमेनी का कंपाउंड, जहां हाई टेक बंकर बस्टर्स बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। ईरानियन स्टेट मीडिया ने एक कंफर्म कर दिया कि सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। ईरान के लीडरशिप में एक ऐसा पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है जिसे भरने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री बैकबोन पर एक फेटल ब्लो था। दुनिया ने देखा कि कैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने उन डिफेंसिव सिस्टम्स को खिलौना बना दिया जिन पर तेहरान को कभी गुरूर था। अब बात करते हैं ईरान की जनता की, जहां रिएक्शन काफ़ी डिवाइडेड और हैरान करने वाले हैं। यहाँ दो ईरान एक साथ नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो पिछले 4 दशकों से इस रेजिम के लॉयलिस्ट रहे, उनके लिए यह नेशनल सोवरेनिटी पर हमला है और वो सड़कों पर मातम मना रहे हैं। उनका मानना है कि यह ईरान की मिट्टी और उनके रिलीजन पर एक फॉरेन इन्वेजन है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान की वो आधी से ज़्यादा आबादी है, खास करके नौजवान और औरतें, जो पिछले 4 सालों से 2022 के महसा अमीनी प्रोटेस्ट से लेकर 2026 के शुरुआत तक इस रेजिम के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी। रिपोर्ट्स आ रही है कि तेहरान और मशाद के अंडरग्राउंड पॉकेट्स में लोग चोरी छुपे जश्न मना रहे हैं। उनके लिए यह मिसाइल्स तबाही का नहीं बल्कि मॉरलिटी पुलिस के खात्मे का संकेत है, जिसने कुछ ही महीनों पहले हज़ारों प्रोटेस्टर्स को आग में झोंका था। डाटा बताता है कि जब 2026 की शुरुआत में रेजिम ने इंटरनल सिविल अनरेस्ट को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए, तब जनता के एक बड़े हिस्से का भरोसा पूरी तरह टूट गया। ईरान के लोग आज ऐसी क्रॉस रोड पर खड़े हैं जहां एक तरफ आज़ादी की उम्मीद है और दूसरी तरफ एक भयानक सिविल वॉर का डर। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी किसी देश का टॉप लीडर अचानक हटता है तो रास्ता अक्सर खूनी संघर्ष की तरफ जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे टेलिंग एंगल निकल कर आ रहा है हमारे अपने देश भारत से। ईरान के इस फॉल ने इंडिया के पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल सर्कल्स में एक गहरा डिवाइड पैदा कर दिया है। खास करके लिबरल लेफ्टिस्ट सर्कल में एक ऐसा मेल्टडाउन और डिबेट शुरू हो गई है जो सोशल मीडिया पर आज के समय ट्रेंड कर रही है। एक तरफ वो एनालिस्ट हैं जो इंटरनेशनल लॉ और सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं। उनका तर्क है कि किसी भी फॉरेन पावर को हक नहीं है कि वह किसी सॉवरेन देश के हेड ऑफ स्टेट को इस तरह निशाना बनाए। वो इस अटैक को इराक और लीबिया जैसे एक रेजिम चेंज डिजास्टर मान रहे हैं। लेकिन इस डिबेट का दूसरा पहलू काफ़ी तीखा है। क्रिटिक सवाल उठा रहे हैं कि जब ईरान में लड़कियों के साथ बदसलूकी हो रही थी, जब मासूम प्रोटेस्टर्स पर मशीन गन्स चलाई जा रही थी, तब ये ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार खामोश क्यों थे? जब ईरान की जनता आज़ादी मांग रही थी, तब यह सोवरेनिटी का पर्दा क्यों ओढ़ा गया था? क्रिटिक्स का साफ कहना है कि यह मेल्टडाउन इसलिए है क्योंकि उनका एक एंटी वेस्ट पार्टनर खत्म हो गया। यह सेलेक्टिवनेस दिखाती है कि इन सर्कल्स के लिए आइडियोलॉजी अक्सर ह्यूमन राइट्स से ऊपर चली जाती है। इनका मेल्टडाउन इसी बात पर है कि उनका एक जियोपॉलिटिकल नैरेटिव टूट गया, जबकि वहीं ईरान की आधी जनता आज खुशी से सांस ले रही है। ये एक ऐसा वैचारिक संघर्ष है जिसमें सोवरेनिटी वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी की बहस छिड़ी हुई है। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट भारत पर। भारत के लिए यह सिचुएशन सिर्फ एक डिबेट नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक है। सबसे पहला इम्पैक्ट है ऑयल प्राइजेस। इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% ऑयल इंपोर्ट करता है।
अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है, और वह ब्लॉक होता है तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती है। इसका असर हमारी इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट और स्टॉक मार्केट पर सीधा सीधा पड़ेगा। दूसरा बड़ा कंसर्न है हमारे 9 मिलियन इंडियंस जो गल्फ रीजन में काम करते हैं। उनकी सेफ्टी हमारे गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक्स की धमकी दी है जो यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को भी लपेटे में ले सकती है। साथ ही इंडिया का चाहबार प्रोजेक्ट, जिस पर हमने करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किए हैं, अब एक सवाल या निशान बन गया है। क्या नया रेजिम इंडिया के साथ पुराने एग्रीमेंट्स फॉलो करेगा? हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट की अपील की है, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह रीसेट करने की तैयारी कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, और इंडिया को इस वक्त अपने इंटरेस्ट को बैलेंस आउट करना ही होगा। ग्लोबल लेवल पर देखें तो यह सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं, रशिया और चाइना की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। रशिया, जो खुद यूक्रेन में उलझा हुआ है, अपने एक सबसे बड़े एलाई को खोते हुए देख रहा है। वहीं चाइना, जो ईरान से सस्ता तेल लेता था, अब अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर परेशान है। क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक है, या फिर यह मिडल ईस्ट में एक नए पावर इक्विलिब्रियम की शुरुआत है? डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अप्रोच इस वक्त एक्शन फर्स्ट में बदल चुका है। उनका मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए खतरा था, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि यह अग्रेसिव पॉलिसी पूरे रीजन को आग में झोंक सकती है। अगले कुछ दिन क्रिटिकल होंगे। क्या IRGC पलटवार करेगी? क्या इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश होगी, या फिर ईरान के अंदर की जनता ही मौके का फ़ायदा उठाकर एक नई सरकार चुन लेगी? वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि यह बस एक ईरान के लीडर की मौत नहीं, यह उस सिस्टम का खात्मा है जो डर और ऑपरेशन पर टिका हुआ था। अब बात करते हैं ईरान की जनता की। क्या वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक डेमोक्रेटिक देश बन पाएंगे? और क्या हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स कभी उन मासूमों का दर्द देख पाएंगे जो आज अपने टायरेंट के खात्मे पर पहली बार खुलकर सांस ले रहे हैं? आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्या ये इंटरवेंशन ज़रूरी था, या यह बस एक एग्रेसिव अटैक था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।